आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल। इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर काफी बज़ है। जो भी इन्फ्लुएंसर हैं वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन क्या वो सही है? क्या वो सोशल मीडिया पे सही बताते हैं? कुछ लोग बताते भी होंगे। आज हम उल्लासनगर दर्पण न्यूज के दर्शकों को मिलवाएंगे रितु तोलानी जी से, जो खुद प्रैक्टिसिंग इन्वेस्टमेंट प्लानर है, जो हमें पर्सनल फाइनेंस के ऊपर रोशनी देंगे। आइए देखते हैं। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम हैं रितु तोलानी जी के साथ। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करवाते हैं। मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना जरूरी है? रोटी, कपड़ा और मकान के साथ आज इन्वेस्टिंग भी एक नेसेसिटी बन चुका है। रीजन दो है, एक इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, दूसरा हमारा बढ़ता हुआ कंपटीशन। हमें नहीं पता है हमारा फ्यूचर कैसे होगा और समय के साथ रुपए का मूल्य कम हो जाता है। ऐसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अमूल दूध 1 लीटर अगर आप जनवरी 2020 में देखेंगे कॉस्ट करता था 50 रुपीज, जनवरी 2022 में 60 रुपीज, जनवरी 2024 में आज आप देखेंगे तो 66 रुपीज है। सो आज जो अमूल दूध का 1 लीटर में लेने जाऊं तो मेरे को 66 में कॉस्ट करेगा। सो 50 का वैल्यू आज नहीं है। से आप अगर हमें जो परचेसिंग पावर को मेंटेन करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आज आप देखेंगे चेंजेस हमारे लाइफ का एक पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ चुका है। आप अगर टेस्ला कार एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमें कंपटीशन का अगर आप देखेंगे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो अराउंड 50 इयर्स उनको हो चुके हैं कार मार्केट में आके, लेकिन टेस्ला आज उनके टक्कर में खड़ा हुआ है। सो इसलिए आपको अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत अच्छे से प्लान करना है। एक बेसिक पोर्टफोलियो में मैडम क्या होना चाहिए? एक बेसिक पोर्टफोलियो में फर्स्ट हमें इमरजेंसी फंड का प्रोविजन करके रखना चाहिए। कोविड वाली सिचुएशन हमें बहुत अच्छे से समझा गई है कि हमें इमरजेंसी फंड क्यों रखना चाहिए। सेकेंड, टर्म प्लान। अगर आपको कुछ होता है तो एटलीस्ट आपकी फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे। थर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर हो। फोर्थ आता है हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट। इमरजेंसी फंड मैडम कितना होना चाहिए, और अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपीज है तो कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड का प्रोविजन एटलीस्ट हमारे 6 to 9th मंथ के एक्सपेंसेस होने चाहिए, प्रोविजन करके रखना है हमें। अगर जैसे आपने बताया अगर किसी की सैलरी 1 लाख है, सो मैं अज्यूम करती हूँ उनके एक्सपेंसेस अगर 60,000 है तो एटलीस्ट ऑन हायर साइड 5,40,000 उनका इमरजेंसी फंड प्रोविजन होना चाहिए। किसी को मैडम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और बेस्ट ऑप्शन क्या है? जाते हैं तो वहां पे बोर्ड्स लगे रहते हैं, साइन बोर्ड्स, कि दुर्घटना से देर भली। इन्वेस्टिंग में उल्टा कॉन्सेप्ट है, देर ही दुर्घटना है। सो इन्वेस्टिंग जैसे ही आप अपने अर्निंग फेज में आते हैं लाइफ के, तब आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और बेस्ट ऑप्शन अगर मैं बोलूं तो इट्स म्यूचुअल फंड्स। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर अनिल और सुनील दो फ्रेंड्स हैं, अनिल ने एट द एज ऑफ 25 10,000 का मंथली SIP स्टार्ट किया और सुनील ने 30 इयर्स में 15,000 का SIP स्टार्ट किया। अज्यूम करते हैं दोनों ने 60 इयर्स तक कंटिन्यू रखा। अज्यूम करते हैं 12% रिटर्न्स। सो आप अगर देखेंगे एट द एज ऑफ 60 अनिल को आता है 5.51 CR और सुनील को आ रहा है 4.62 CR। सो अनिल का अगर हम ओवरऑल कॉर्पस देखेंगे तो सुनील से ज्यादा है। सुनील ने इन्वेस्ट भी ज्यादा अमाउंट किया है, फिर भी क्यों? सो यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना टाइम आप मार्केट में ज्यादा रुकेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। अक्सर देखा गया है कि लोग FD करते हैं, इससे म्यूचुअल फंड कैसे बेटर है? इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मैं 1 लाख FD में डालती हूँ, 1 लाख वहीं पे मैं म्यूचुअल फंड्स में डालती हूँ, दोनों को हम 5 इयर्स तक इन्वेस्टेड रखते हैं। अज्यूम करते हैं कि FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है और म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 12% रिटर्न। सो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर हमें देखेंगे कि FD में हमें मिलता है अराउंड 1,37,000
और वहीं पे म्यूचुअल फंड्स में 1,76,000। अब एफडी का टैक्सेशन बोलता है कि आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अगर मेरा टैक्स स्लैब 20% में हूं मैं, सो मेरे को टैक्स लगेगा 7,400। वहीं पे म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन बोलता है कि अगर आपका गेन्स 1 लाख से ऊपर है तो आपको 10% टैक्स पे करना है गेन्स पे, और अगर आपका 1 लाख से बिलो है सो नो टैक्सेशन। सो 1 लाख इज द बेसिक एग्जेम्पशन अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में जो अवेलेबल है गेन्स। सो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे टीडीएस नहीं कटता म्यूचुअल फंड्स में, टैक्स एफिशिएंट है, रिटर्न्स अच्छे हैं, इन्फ्लेशन बीट करता है। मैडम, गोल्ड के बारे में आपकी क्या राय है? जी, गोल्ड एक काफी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के लिए। हम हेज के लिए यूज करते हैं अगेंस्ट मार्केट रिस्क। लेकिन आप देखेंगे जो फिजिकल गोल्ड है वहाँ उसमें हमारे इमोशंस जुड़े रहते हैं। हम कभी भी घर से गोल्ड उठा के जब मार्केट ऊपर जाएगा, गोल्ड रेट ऊपर जाएगा, तो हम कभी भी वो घर से गोल्ड उठा के सेल नहीं करके आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे वहां पे। सो इट्स बेटर कि इंस्टेड हम फिजिकल गोल्ड बाय करने से अच्छा है हम एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लें। उसमें आपको 2.5% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस एट द एंड ऑफ 8th ईयर अगर आप 8 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके रिटर्न्स भी टैक्स फ्री हैं। ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड में क्या बेटर है मैडम? सर, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब हम हमारा टाइमिंग द मार्केट करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं, और मार्केट आज तक कोई भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। ट्रेडिंग के वक्त हम प्रेजेंट को एड्रेस करते हैं, हमें प्रॉफिट आया, हमने बुक किया, हमने एग्जिट किया। सो हम फ्यूचर को एड्रेस नहीं करते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स हुए हमारे, चिल्ड्रंस का एजुकेशन, रिटायरमेंट या मैरिज, ये गोल्स को हम एड्रेस करना भूल जाते हैं। वहीं पे म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टेड रहते हैं थ्रू आउट द मार्केट, बुल रन में हो, बेयर रन में हो, हम इन्वेस्टेड रहते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स में। आप अगर एक पोर्टफोलियो लेंगे, 10 शेयर्स होंगे, उसमें से वीक निकल जाता है, न्यू ऐड हो जाता है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन रहता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से हमारा म्यूचुअल फंड्स ग्रो होता रहता है। और एसआईपी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है, जब आप बेयर मार्केट में भी बुल मार्केट में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। सो बेसिकली आप देखेंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप मार्केट्स में आते जाते रहेंगे और कंपाउंडिंग से वहां पे दूर हो जाएंगे। सो इट्स बेटर हम मार्केट का बेनिफिट उठाएं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें। मैडम, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सेट्रा कितने एसेट एलोकेशन का थंब रूल है? सो हर किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग रहता है, हर किसी की सिचुएशन अलग रहती है। सो ये वाइस नहीं है, अच्छा नहीं है कि आप एक थंब रूल फॉलो करें, वो सिर्फ आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करेगा। पर्सनल फाइनेंस आपका पर्सनल कंटेक्स्ट है, सो अकॉर्डिंगली आप थंब रूल को नहीं फॉलो करें। इंस्टेड एक अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक बनाएं अपना पोर्टफोलियो। सो एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे आपकी रातों की नींद नहीं उड़े। मैडम, डू इट योरसेल्फ जो एक मिथ है, सोशल मीडिया या कोई एडवाइजरी जरूरी होता है, क्या डिफरेंस है उसमें? सर, अभी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स को एडुकेट करने के लिए, लेकिन जो वहां पे एडवाइस दी जाती है वो जेनरिक एडवाइस दी जाती है। आपका जब इन्वेस्टर्स वो फॉलो कर लेते हैं वो हार्मफुल रहता है, क्योंकि हर किसी का रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एपेटाइट, इनकम, फैमिली बैकग्राउंड सब डिफर करता है। एक फोमो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर सोशल मीडिया पे कोई टिप पाई कि ये स्टॉक ले लो, सो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि चलो मैं ये ले लूं, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, वो क्योंकि आपको टिप मिली है। और क्रिप्टो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्रिप्टो में वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट भी नहीं है, स्टिल लोगों ने इन्वेस्ट किया उसमें। और एडवाइजर का मेन रोल यहीं पे आता है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आपके इन्वेस्टमेंट आपके अनुसार किए जाए। आपका जो फेयर है, ग्रीड है, बिहेवियरल बायसेस है, वो मेंटेन करने में जरूरी है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, वहां पे शेरपा रहते हैं जो गाइड रहते हैं, आपको माउंटेन क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं।
उनसे एक व्यक्ति ने पूछा था, माउंटेन तो हम खुद भी चढ़ सकते हैं, तो आपकी क्या जरूरत है? तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया, आज तक 2% लोग सक्सेसफुल हुए हैं, माउंटेन चढ़ तो जाते हैं लेकिन उतरते वक्त कहीं लोग जख्मी हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसी तरह वॉलेटिलिटी, जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तभी हमें पता चलता है कि कौन गधा है कौन घोड़ा है, क्योंकि चलते हुए मार्केट में तो गधे भी घोड़ों से तेज भागते हैं जी। लेकिन असल तभी पता चलता है जब मार्केट में गिरावटें आती है, तभी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की याद आती है। जी। जो लोग जॉब करते हैं मैडम, उनको ऑलरेडी इंश्योर्ड होते हैं, तो उनको वो इंश्योरेंस काम आता है कि उनको खुद का लेना बहुत जरूरी है? कॉर्पोरेट इंश्योरेंस तब तक रहता है जब तक आप वो कंपनी में काम कर रहे हैं। एक बार आपने वो कंपनी छोड़ दी, वो जॉब छोड़ दी, स्विच कर लिया, वहीं पे वो इंश्योरेंस बंद हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक साइड में अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके रखें, उस पर नहीं रिलाई करें। कई लोगों को अक्सर लगता है कि हम चलो बाद में ले लेंगे, लेकिन तब आपकी हेल्थ कंडीशन कैसे रहेगी वो उसका भी हमें ध्यान में रखते हुए हमें पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। तो आपके पास एक कॉर्पोरेट कवर है, उसके अलावा आपको लेना जरूरी है। मैडम, टर्म प्लान का कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? टर्म प्लान बेसिकली आपके फैमिली को कवर करता है अगर आपको कुछ हो जाता है। सो एटलीस्ट आपके एनुअल इनकम का 10 टाइम्स आपको कवर लेके रखना चाहिए। सो अगर एग्जांपल के लिए आपका ईयरली इनकम 10 लाख है तो एटलीस्ट आपको उसका 10 टाइम्स मतलब 1 CR आपको कवर लेना चाहिए। क्या बिजनेसमैन को रिटायरमेंट प्लान लेना जरूरी है? जी सर, बिल्कुल लेना जरूरी है। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है कि आप किसी के ऊपर इन फ्यूचर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। एक पीस ऑफ माइंड क्रिएट रहता है कि आपको एक बैकअप है। दूसरा, आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हैं सो एक वो बिजनेस की सक्सेस पे रिलाय करना अच्छी बात नहीं है, बैकअप होना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट और रेगुलर इनकम में क्या सोच होना चाहिए मैडम? SWP बहुत अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स में, दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। उसमें अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं, एग्जांपल के लिए 15 लाख, और उसमें मंथली विड्रॉवल इनकम जो आपका आना शुरू होगा 10,000 कंसीडर करते हैं। SWP में कैसे रहता है, आपको जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है अमाउंट वो भी ग्रो होता रहता है, प्लस आपको एक रेगुलर इनकम सोर्स भी क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है जो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या जिनके रेगुलर इनकम सोर्स क्रिएट करना है। जो 20s में है यंग लोग, उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है मैडम? बेसिक्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स लेके रखिए, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू कीजिए, यही मेरी आपको सलाह है। प्लस आप अभी यंग हैं सो अलग अलग एसेट क्लास को समझना सीख जाइए। 30s और 40s की जो मिडिल एज के लोग हैं जिनके ऊपर काफी लायबिलिटीज है, मैडम वो कैसे इन्वेस्ट करें? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अगर आप 30s to 40s के इन बिटवीन हैं सो आपके पास लायबिलिटीज होंगी, होम लोन रहेगा, कोई ना कोई प्रकार का लोन आजकल सब लेते ही हैं। सो उनके लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप गोल सेट करें, अपना एक बजट क्रिएट करें और फैमिली पूरी साथ में बैठ के वो बजट क्रिएट करें, डिस्कशन करें। प्लस छोटा ही अमाउंट लेकिन आप वो स्टार्ट करें। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि अगर आपको चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए सेव करना है तो मे बी अगर आपको 50 लाख चाहिए इन फ्यूचर तो आप थोड़ा ही अमाउंट सेव करते चलिए। मे बी आप 50 तक नहीं रीच होंगे, लेकिन कुछ ना होने से कुछ तो बेटर है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा अमाउंट भी इकट्ठा कर लेंगे, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। किसी को भी कुछ भी राय जाननी हो, कुछ समझना हो तो आपको कहाँ कांटेक्ट करें? आप हमें हमारे नंबर पे, नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल।